नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंडिपेंडेंट क्रिएटर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत पर कब कब बड़े बड़े आतंकी हमले हुए और उनके खिलाफ उनके जवाब में तत्कालीन सरकार ने क्या क्या फैसले लिए। और आज की इस वीडियो में हम कांग्रेस और बीजेपी के शासन में हुए आतंकी हमले और सेना पर हुए हमलों का आपको बताएंगे और साथ ही उनका तुलनात्मक अध्ययन करके बताएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी ने किस तरीके से कैसे उनको हैंडल किया और देश को न्याय दिलाया। तो सबसे पहले हम कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के शासन में 70 साल तक कांग्रेस ने हमारे देश पर शासन किया है और उसमें कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और कुछ महत्वपूर्ण आतंकी हमले आपको बताएंगे और उनके खिलाफ में उनके जवाब में कांग्रेस ने क्या बड़े निर्णय लिए यह भी बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आज का युद्ध है वो हम लेते हैं, क्योंकि चीन पर इस समय सीमा विवाद चल रहा है। तो आज से पहले भी, इससे पहले भी चीन कई बार गुस्ताखी कर चुका है और भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। और यह युद्ध 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक चला था, जिसमें यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हुआ था और चीनी देश को, चीनी सेना को इसमें जीत मिली थी और भारत को हार झेलनी पड़ी थी। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन ने इस युद्ध के बाद ऑक्साई चीन को, अरुणाचल प्रदेश की सीमा को हड़पा लिया था। उस समय कई प्रकाशित होने वाले अखबार, मीडिया एजेंसी ने इस युद्ध की जब समीक्षा की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ गैर जिम्मेदारी हरकतों और गैर जिम्मेदारी रवैये की वजह से इस युद्ध को हारने की वजह बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने को इस हार की जिम्मेदारी बताया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाहते तो उस समय जो क्षेत्र चीन ने हड़पा लिया था उसको हम वापस ले सकते थे, लेकिन उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया और साथ में चीन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें लिखा गया था कि दोनों देश आपस में कभी भी नहीं भिड़ेंगे तथा ग्वालन घाटी पर किसी भी देश की सेना का स्थायी ठिकाना नहीं होगा। और इस युद्ध में जो अगर भारत की बात करें तो भारत के 1383 जवान शहीद हो गए थे और 1047 जवान घायल हुए थे, जबकि 1696 जवान लापता हो गए थे। अगर वहीं बात करें चीन की तो चीन के सिर्फ 722 जवान मारे गए थे और 1697 जवान घायल हुए थे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ फैसलों की वजह से इस युद्ध की हार की वजह बताया गया था। और दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जो कि अगस्त से 23 सितंबर 1965 में हुआ था। और इस युद्ध का परिणाम ताशकंद समझौता हुआ, सीमा क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ था। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि कांग्रेस की सरकार से ही थे। उस युद्ध में भारत के 3000 सैनिक शहीद हुए, 175 टैंक नष्ट हो गए थे, 74 वायुयान नष्ट हुए थे। उधर ही पाकिस्तान के 3700 सैनिक मारे गए, 200 टैंक और 20 वायुयान उनके नष्ट हुए। और इस युद्ध में भारत को जीत मिली थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की रणनीति के कारण ही भारत को इस युद्ध में जीत मिली थी। ये ऐसा पहला युद्ध था जिसमें भारत ने वायुयान का प्रयोग किया था। अब दोस्तों, बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के 1971 की युद्ध की। ये युद्ध 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था और ये बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में हुआ। और इस युद्ध में भारत को विजय मिली और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश में बदल दिया गया था। इसमें भारत के 9800 सैनिक शहीद हो गए थे। भारतीय क्षेत्रीय बंदरगाह ओखा इसमें क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं पाकिस्तान के 1000 से अधिक सैनिक मारे गए, 24,000 से अधिक घायल हो गए थे और इसके अलावा भी कई उनको हानि हुई। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया और सेना के पराक्रम से इस युद्ध में भारत को सफलता मिली। दोस्तों, इसके बाद कांग्रेस की सरकार में ही 26/11 मुंबई के हमले हुए। 1992 में मुंबई में बम धमाके किए गए, लेकिन इतने बड़े आतंकी हमलों के बाद भी कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा आदेश नहीं दिया गया, बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। और साथ ही आतंकियों के खिलाफ
कोई मुहिम नहीं चलाई गई और इसके दोषियों को जो आतंकवादी पकड़े गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। दोस्तों साथ ही 1947 में ही आज़ादी के बाद LOC को पाकिस्तान ने हड़पा लिया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो वे पाकिस्तान को वहां से पीछे खदेड़ सकते थे और LOC पर अपना कब्जा होता। ये कुछ कांग्रेस की सरकार में हुए बड़े आतंकी हमले और युद्ध थे जिसका मैंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से सामना किया। दोस्तों अब बात करते हैं कि बीजेपी की सरकार में हुए देश पर आतंकी हमलों की, क्योंकि कोई बड़ा युद्ध तो अभी तक बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ लेकिन आतंकी हमले बहुत हुए हैं। दोस्तों पठानकोट हमला सबको याद होगा, 2 जनवरी 2016 को हुआ था। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट में वायुसेना स्टेशन पर हुआ था। यह एक आतंकवादी हमला था और इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी और इस हमले में भारत के 7 जवान शहीद हो गए थे तथा 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। पठानकोट हमले के बाद तब के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस हमले की बहुत आलोचना की थी और साथ ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात की थी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फ़ोन करके उनसे आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन दोस्तों आतंकी हमले यहाँ तक ही नहीं रुके, फिर इसके बाद उरी का हमला हुआ। हर कोई जानता है कि जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास आतंकवादियों ने आर्मी के एक हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला किया था। 18 सितंबर 2016 को हुए इस हमले में सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे और सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय सेना ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी दर्दनाक हादसा था और इस पर पूरा देश चिंतित था और सदमे में था और इसके जवाबी हमला में सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी थी और सेना ने 10 दिन बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक की। हर कोई जानता है भारत की फेमस सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर 38 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था और बदला पूरा किया, जिससे आतंकियों में एक हड़कंप सा मच गया था और आतंकी डर गए थे। लेकिन दोस्तों आतंकी यहाँ तक नहीं रुके और मोदी सरकार में ही 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ। जी हाँ दोस्तों, और इसमें जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग पर भारतीय सेना के जवान जो CRPF के वाहनों से जा रहे थे उन पर आत्मघाती हमला हुआ और जिसमें हमारे 45 जवान शहीद हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी और इस हमले की पूरे विश्व में निंदा की गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले से इनकार कर दिया था कि ये उसने नहीं किया, लेकिन पूरे देश में इसका शौक था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और ठीक इसके बाद सरकार ने कड़े फैसले लिए और इस हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत सरकार ने पाकिस्तान से MEN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना। विश्व भर में पाकिस्तान को अलग थलग किया गया, सेना को खुली छूट दे दी गई और पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोका गया। सरकार की कार्रवाई है नहीं रुकी और सेना ने हमले के 12 दिन ही बाद ही बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और पाकिस्तान में घुसकर वहां मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। विंग कमांडर अभिनंदन वहां पर पाकिस्तान में पकड़े गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की वजह से, उनके चेतावनी की वजह से पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को तुरंत सम्मान के साथ छोड़ दिया था। बताया जाता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में जैश के 170 आतंकी मारे गए थे। और इसके बाद दोस्तों इस समय जो चीनी सेना पर, चीनी सीमा पर जो विवाद चल रहा है LAC पर, ग्वालन घाटी का, उसमें 15 जून 2020 को अपने 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन सरकार ने इसके बाद कड़े फैसले लिए और सेना को खुली छूट दे दी गई रक्षा करने के लिए और साथ ही सेना को इमरजेंसी छूट दी गई है। मतलब अब सेना को दिल्ली हेडक्वार्टर के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना होगा, वे अपने विवेक के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर कहा है कि हमारे देश के जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और जब वे ऐसा कहते हैं कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होता है। और
एक अमेरिकी एजेंसी के द्वारा पता चल रहा है कि चीन के भी 40 सैनिक बहुत बुरी तरह हताहत हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण आतंकी हमले और युद्ध है जिसमें मैंने आपको बताया कि तब की तत्कालीन सरकार ने किस तरीके से इनको हैंडल किया और क्या कड़े फैसले लिए। और इन सब चीज़ से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़े फैसले और कड़े फैसले लेने से डरती है और दूसरे देश को आसानी से अपना नुकसान होने देती है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।